नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। रेलवे ग्रुप डी की नई वैकेंसी आ गई है, इसलिए अभी से आप हर एक पल का सदुपयोग कीजिए। आप निश्चित रूप से सफल हो जाइएगा। आपके ग्रुप डी का सिलेबस में आपका दिया हुआ है कि 25 आपका साइंस के क्वेश्चन रहेगा, अब 25 रहेगा मैथ से। कितना हो गया? मैथ और साइंस 25-25-50 हो गया, और 30 रीजनिंग रहेगा यानी कि 80 हो गया, और 20 क्वेश्चन रहेगा जीके और करंट अफेयर से। ठीक है, तो अभी से क्या है, आप लोग तैयारी में जुट जाइए और सिलेबस के अनुसार आप इस तरह से तैयारी आपको स्टार्ट कर देना। ठीक है, अब सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ क्या ध्यान रखना, आपको हर दिन का हर पल का सदुपयोग करना है। ठीक है, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। लापरवाही नहीं करना है, किसी चीज़ का इंतजार नहीं करना है कि एडमिट कार्ड आएगा या तो एग्ज़ाम डेट आएगा तब तैयारी करना है। नहीं, अब से जो स्टार्ट होना है, जब तक आपका मेरिट लिस्ट ना बन जाए तब तक रुकना नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, तैयारी रखना है, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। ये आप सबसे लाटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2022 में हुआ था, 17 अगस्त 2022 का थर्ड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। ठीक है, और इससे पहले हम 3 शिफ्ट का पेपर यानी कि 17 का 2 फर्स्ट और सेकंड, और 18 का भी 1 शिफ्ट का सोल्यूशन करवा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न आपको निश्चित रूप से गारंटी के साथ प्रश्न आएगा। ठीक है, सभी एग्जामों में पूछा जाता है, और ये सब क्वेश्चन क्या है, सदाबहार क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में रिपीट होते रहता है। जैसे आपको पूछ दिया समुद्र का नीला रंग का कारण क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश के नीला रंग का कारण क्या है? तो वो भी है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो सूर्य का लाल दिखाई देता है वो किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। ठीक है, ये उदाहरण से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये प्रकीर्णन हो गया। बात करते हैं अपवर्तन की, तो अपवर्तन से क्वेश्चन आएगा कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, और अपवर्तन के कारण होता है ये तारों का टिमटिमाना। और पूछेगा क्या, बाल्टी में जो रखा हुआ छड़ है जो पानी में, वो मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। और बाल्टी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, वो भी अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में की गई थी। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये पूछा कि उनमें से कौन सा बांध का निर्माण का लाभ है? तो ये क्या है, ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ से महत्वपूर्ण देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जामों में कई बार रिपीट हुआ है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही क्या होता है, रिपीट होते रहता है। ठीक है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन था? तो मेधा पाटेकर था। ये याद रखना आपको, मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक। एक याद रखना आपको, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन था? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो पेड़ बचाओ से याद है ना, पेड़ कटाई के विरुद्ध में चिपको आंदोलन किया गया था उत्तराखंड में। तो ये चिपको आंदोलन के संस्थापक या तो प्रणेता पूछे तो सुंदरलाल बहुगुणा था, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। इसमें क्या पूछा कि उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे व्यंजन, कितने ऐसे व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में भी एक स्वर है? यानी कि व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, स्वर यानी कि वोवेल, तो यानी कि 2 वोवेल के बीच में एक कॉन्सोनेंट है, और ऐसा कितना है ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें देखना क्या ध्यान रखना है आपको, 2 वोवेल कहाँ पर है। ठीक है, तो उससे आसानी से इसको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। 2 वोवेल देखिए यहाँ पर है, 2 वोवेल के बीच में एक कॉन्सोनेंट है एन। ठीक है, ए और ई के बीच में है ना, तो एक यहाँ हो गया। फिर देखते हैं यहाँ पर, देखिए 2 हो गया, फिर यहाँ 3, 2 वोवेल के बीच में एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं कहाँ, 3 हो गया यहाँ, उसके बाद ये देखिए है ना 4, उसके बाद है यहाँ लास्ट में यहाँ है 5। तो ऐसे 5 ऐसे हैं व्यंजन जिसके पहले स्वर है और बाद में भी स्वर है, यानी कि पहले भी वोवेल है बाद में वोवेल है। तो ऐसे कितने 5 हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, देखिए रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन आपको सभी अगर बताएंगे ना इस वीडियो में, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 2 घंटे से ज़्यादा हो जाएगा, जो कि आपको ही देखने का मन नहीं करता। ठीक है, इसलिए कुछ क्वेश्चन इसमें बताएंगे, बाकी आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कॉमेंट आएगा तो आपको मैथ का जितना भी क्वेश्चन है, मैथ का अलग और रीजनिंग का अलग क्वेश्चन आपको डिटेल में आपको सोल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, तो कमेंट आएगा तो उस हिसाब से काम करेंगे, नहीं तो अभी आपको क्या है, सिर्फ आपको दिखा देते हैं कि किस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने के लिए भारतीय संविधान के अधिनियम के स्मरणोत्सव के रूप में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय
प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को यानी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 मित्र ABCDEFG और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए इस टाइप के प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जाता है, इसलिए एक बार इसको आपको बता देते हैं अच्छे से, ठीक है। अब देखने में भारी लगता है, लेकिन जब इसको 1-2 बार बनाएंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो 8 मित्र बोला A से H तक एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठा हुआ है, केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो देखिए वर्गाकार जैसे बोला तो यहाँ वर्गाकार एक ऐसे कर दीजिए, पार दीजिए, ठीक है। एक बार सभी बैठा है किसके, केंद्र की ओर मुख करके, इधर है ना बीच में मुख करके। उनमें से 4 मित्र मेज के कोनों पर बैठे हैं। तो ये बता दिया 4 जो मित्र है ये मेज के कोने पर है, ठीक है। अन्य 4 मित्र मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में बैठा है, यानी कि अन्य जो 4 है भुजाओं के मध्य में बैठा है। ये 4 हो गया, टोटल 8 आपको सीट यहाँ पर मिल गया, ठीक है। अब A और C दोनों सम्मुख कोनों पर है, यानी कि A और C के बारे में बता दिया कि ये कोनों पर है, यानी कि बीच में कहीं नहीं रहेगा, ठीक है। तो कोनों पर कौन कौन है, A और C, ठीक है। और सम्मुख कोनों पर है, सम्मुख कोनों पर यानी कि एक दूसरे के सामने रहेगा, कहीं भी बैठाएंगे तो सामने बैठाएंगे, एक ये से तिरछे तिरछे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला आगे, F और D सम्मुख कोनों पर बैठा हुआ है, यानी कि F और D भी कोनों पर बैठा हुआ है, ठीक है। F यानी कि ये चारों कोने पर रहेगा, बीच में कहीं नहीं रहेगा, ठीक, ये ध्यान देना है। ये सब ध्यान देने से क्या होता है, आपको बनाने में थोड़ा सा हेल्प मिलता है। अब क्या बोला, केवल G A और F के बीच में बैठा है, ठीक है। आगे बढ़ते जाइए, केवल B A और D के बीच में है, और फिर है क्या, H C के बाईं और ठीक बगल में है, H जो है C के ठीक बाईं और बगल में, G F के दाईं और ठीक बगल में है, E H के दाईं और दूसरे स्थान पर है, D C के बाईं और दूसरे स्थान पर है, और D E के बाईं और तीसरे स्थान पर है। तो देखिए यहाँ पर क्या, D C के बाईं और दूसरे, और यहाँ भी D E के बाईं और तीसरे स्थान पर है। तो ये दोनों D से रिलेटेड है। अब बाएं और दूसरे या तीसरे स्थान पर इसको पहले यहाँ सेट करते हैं, ठीक है, तो आसान हो जाएगा। क्या बोला, D C के बाईं और दूसरे स्थान पर, तो D C के बाईं ओर, ठीक है। तो C को कहाँ बैठाएंगे, C को देखिए जब भी शुरुआत करना है तो अपने नीचे से शुरुआत करना है, ठीक है। इधर उत्तर मानना है तो ठीक है, और ये क्या सामने से शुरू करेंगे तो आपका ये इधर हो जाएगा दाहिने, इधर हो जाएगा बाएं, ठीक है। तो इस तरह से शुरू करना है, तो नीचे से शुरू करेंगे तो C के बाईं ओर, तो C को क्या बैठा सकते हैं, सामने अगर बैठाएंगे तो यहाँ बैठा सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि C का कोने पर बैठना है, तो C को यहाँ बैठा लेते हैं, ठीक है। अब बोला क्या, D C के बाएं और दूसरे स्थान पर, तो बाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा अपना बाएं, इधर हो जाएगा दाहिने, ठीक है। तो D बोला बाएं के दूसरे, तो पहला ये है, दूसरा यहाँ हो जाएगा D बाएं, ठीक है। अब आगे क्या बोला, D E के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो D जो है बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो बाईं D किसके बाईं होगा, इधर का तीसरे स्थान पर, यानी पहला दूसरा यहाँ तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो यहाँ पर बैठ जाएगा E, है ना। देखिए E के बाईं और तीसरे स्थान पर हो गया, बाएं इधर चलेंगे तो बाएं इधर चलेंगे, पहला ये हो गया, दूसरा और तीसरा, ठीक, तो स्थान पर हो गया, सही है। अब क्या बोला, B के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ये पूछा है, ठीक है। अब देखते हैं कि देखिए कौन कौन आ गया इसमें। अब पहले देखिए C से, यहाँ से पहले ये सेंटेंस से निकाल लेंगे कि यहाँ बोला गया था क्या, A और C सम्मुख कोनों पर है, ठीक है। तो यानी C यहाँ है तो A कहाँ हो जाएगा, यहाँ सम्मुख सामने, ठीक, ये हो गया। और F और D सम्मुख कोनों पर है, यानी कि D यहाँ है तो F कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सम्मुख कोनों पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या क्या, आप जो बचा हुआ है उसको लिखते हैं। बोला क्या, G यहाँ पर देखिए, G A और F के बीच में है, G केवल G है, A और F के बीच में केवल G है, तो A और F के बीच में केवल G, यहाँ हो जाएगा G। फिर क्या बोला, केवल B A और D के बीच में है, केवल B A और D के बीच में, तो यहाँ हो जाएगा B, ठीक है। अब जो बच गया तो एक ही तो बचा है, तो जो बच गया यहाँ होगा। अब क्या क्वेश्चन पूछा, तो B के बाईं ओर, क्वेश्चन क्या लास्ट में, B के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो B का बाईं कौन हो जाएगा, B यहाँ है, बाएं इसका इधर हो जाएगा, ठीक है। B के बाईं ओर पहला A है, दूसरा स्थान पर क्या, G है, तो यही पूछा था, तो दूसरे स्थान पर बाएं कौन है, G है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया, G, ठीक है। तो इस तरह से आसानी से बना सकते हैं आप। नेक्स्ट है, 2 तार A और B एक ही पदार्थ से निर्मित है, उनकी लंबाइयाँ समान है
और किंतु अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भिन्न भिन्न है और तार ए का प्रतिरोध और बी के प्रतिरोध के 16 गुना के बराबर है। तो तार ए और बी के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए प्रतिरोध में 16:1 है, क्षेत्रफल इसका उल्टा हो जाएगा 1:16, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। तो किलोवाट घंटा ये विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 7 है, ठीक है, उनका एलसीएम 434 है। यदि उनमें से एक संख्या 14 है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसमें क्या होता है, देखिए जब एलसीएम और एचसीएफ दो दे दे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम और एचसीएफ गुना में, है ना। एलसीएम यानी कि 434 और गुना एचसीएफ, एचसीएफ क्या दिया हुआ, पहली संख्या दिया हुआ 14, ठीक है, और एचसीएफ दिया हुआ है इनमें से क्या बोला कि एलसीएम इतना है और एचसीएफ 7 है। तो ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों गुणनफल और दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। अब यहाँ क्या दूसरी संख्या x का मान पूछा है तो निकाल दीजिए। 7 से इसको काटिए, 2 बार में कट गया, यहाँ 2 से फिर इसको काट दीजिए, तो 434 है तो 217 हो गया। तो x बराबर दूसरी संख्या क्या निकल गया, 217, इसका करेक्ट आंसर है। तो ये वाला याद रखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति में एल एम के समांतर है, यानी कि जो एल है ये और ये एम के समांतर है। तो 2x + y का मान क्या होगा। तो देखिए जब दो रेखाएं समांतर है तो इसमें से 2x + y का मान पूछा है, यानी कि x का मान यहाँ से निकालना है और y का मान ये निकाल लेना है, तो आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो x का मान यहाँ क्या होगा, देखिए जब दो समांतर रेखाओं को एक तियर की रेखा काटती है ना तो दोनों अंतःकोण, जैसे कि यहाँ 105 है ना और यहाँ x, दोनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी होगा, अंतःकोण का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर अंतःकोण का 180 डिग्री है, तो यहाँ 105 है तो x का मान क्या हो जाएगा 75, है ना, तभी दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया अपना 75। तो यहाँ पर देखिए 60 है तो इसका सम्मुख कोण जो है ना ये भी 60 होगा। ठीक है, तो ये 60 जैसे होगा तो अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो y कितना हो जाएगा 120, है ना, 120 और 60 हो जाएगा 180, क्योंकि अंतःकोणों का योग 180 होगा। तो y का मान कितना आ गया यहाँ 120। अब क्या पूछा 2x + y, तो 2x करेंगे तो क्या होगा 75 दूनी 150, 150 और प्लस y यानी कि प्लस में 120, तो 15 12 कितना होता है 27। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 2001 में खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी पर हुए 14वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत के कितने प्रतियोगिता ने स्वर्ण पदक जीता। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इस टाइप के करंट अफेयर को आपको ध्यान में रखना है। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित में से अति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो इसमें क्या किया 3 + 4 किया, ठीक है, +4 और फिर +6 और फिर +8, है ना, इस तरह से प्लस होते रह रहे हैं। 4 6 8 अब फिर 10 प्लस हुआ इसमें, अब क्या होगा 12 प्लस हो जाएगा, तो 31 12 कितना हो जाएगा 43। नेक्स्ट है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। इसमें क्या हुआ देखिए, इसमें पहले यहाँ लिखिए 1 3 5 7 और 9, ठीक है। इसमें क्या किया है, ऊपर में पहले 1 गुना किया है, ठीक है, 1 में देखिए 1 3 2 5 2 7 2 9, ये सब जो है संख्या इसी से हुआ है। इसमें खेला क्या हुआ, तो इसमें क्या हुआ पहला 1 गुना किया, फिर 3 इसमें जोड़ा तो 17 आया, फिर ये एक बार क्या करता है गुना किया है, फिर ये जोड़ेगा, फिर 5 गुना करेगा, फिर 7 जोड़ा तो 92 आ गया, फिर 9 गुना कर देंगे तो क्या होता है एक बार प्लस एक बार गुना हो रहा है। ठीक है, तो 1 गुना हुआ, 3 प्लस हुआ, 5 गुना हुआ, 7 फिर इसमें जोड़ा तो 92 आ गया, अब क्या हुआ गुना होगा, तो 9 92 गुना 9 करेंगे तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर 1 828। नेक्स्ट है, अतीत में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाता है, विफल लागत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। तो घोंघा में आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि संख्याएं इतना के प्रत्येक विषम में 2 घटाया जाता है, प्रत्येक सम में 1 जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में ट्राई को इतना लिखा जाता है, नोट को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इतना क्या लिखा जाएगा। इस टाइप का प्रश्न 1 2 प्रश्न आएगा, ठीक है, तो जो कि 2 3 प्रश्न आ जाएगा आपको, जो कि
आपको अल्फ़ाबेट पर आधारित रहेगा। तो इसमें आपको, इसमें सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि ABCD आपको किस संख्या, ABCD जो है किस संख्या पर है, ये आपको याद रखना आसानी से बन जाएगा। जैसे Q कितना पर 17 पर है, L कितना 12 पर है ना, S कितना है 19 पर है, ये चीज़ें याद रखना है, तो ये सब आसानी से बन जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दी गई अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। इसमें क्या बोला, इस टाइप के प्रश्न आपको बता चुके हैं, ठीक है। मूल श्रृंखला के प्रत्येक स्वर्ण को किसी व्यंजन से बदल दें और प्रत्येक व्यंजन को किसी स्वर से बदल दें, तो इस प्रकार बनने वाली परिणामी श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट होंगे जिनके बाद एक प्रतीक होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि 5 ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है, यानी कि इसके लिए बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, फिर इससे क्या बना बेरियम क्लोराइड, नहीं इसमें क्या होता है संतुलित अभिक्रिया के लिए, तो बेरियम इसमें क्लोराइड आ गया और एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो ये बना क्या, यहाँ पर देखिए 3 बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, और यहाँ 3 बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट है, निम्नांकित ग्राफ, इसमें आपको पाई चार्ट से डाटा से आपको 2 प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इसको घबराना नहीं है, ठीक है। इस टाइप का कोई प्रश्न है तो आसानी से बनेगा, इसको सिर्फ पढ़ना एक बार ध्यान से, आसानी से बन जाएगा। यहाँ क्या पूछा कि 2 कंपनी दिया हुआ है A और B, ठीक है। A को दर्शाया गया इससे, है ना, सर्किल से, और B को दर्शाया गया ये ऐसे, है ना, ये वाला देखिए स्क्वायर से। अब क्या पूछा कि नीचे दिए गए वर्षों के दौरान 2 कंपनियों A और B का उत्पादन प्रोडक्शन इन थाउजेंड्स में दिया हुआ है, हज़ारों में दिया हुआ है। तो कंपनी A के लिए 2015 से 16 तक के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई। तो कंपनी A के लिए देखना है, A के लिए यानी कौन है, ये वाला सर्किल वाला, ठीक है। तो A के लिए देखना है, यानी कि समझ गए ये बात को, ये वाला नहीं देखना है, ठीक है। A के लिए बोला तो ये सर्किल वाला, तो ये वाला देखना है। तो कंपनी A के लिए क्या 2015 से 2016 में कितना कमी आई, तो 2015 में देखिए कितना है 3 दिया हुआ है ना, यहाँ 3, तो यहाँ पर 2016 में कितना आ गया 2.5 हो गया, ठीक है। यानी कि 0.5 की कमी हुई, कितने 3 पे, तो कितना प्रतिशत की कमी हुई, तो 100 से गुना करिए, यहाँ पॉइंट से उड़ाएगा तो 1 शून्य यहाँ चला जाएगा, 3 5 दें 50/3, 50/3 लगभग 16 कितना हो गया, 16 48 2, है ना, इतना प्रतिशत इसकी हानि हुई। 16 पूर्णांक कुछ है, अब ऑप्शन में है नहीं 16 पूर्णांक, तो 16 से आगे वाला जो है सबसे नज़दीक वो वाला आंसर कर देना, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की तिगुनी थी, कितने वर्ष पहले तिगुनी थी। तो अब ऑप्शन में से डायरेक्ट देखिए, बनाने कई तरीका, ऑप्शन में से डायरेक्ट सबसे आसान क्या है, कितने वर्ष पहले, यानी कि अगर ऑप्शन में देखते 7 वर्ष पहले तो 3 गुना उन्हें 3 से कटना चाहिए, ठीक है, पहला नंबर। तो 7 वर्ष पहले 7 इसमें घटाए कितना आएगा 48, 3 से तो कट जाता है, लेकिन इसमें 7 से घटाइए 7 वर्ष पहले, दोनों में घटेगा, तो इसमें 7 घटाएंगे तो 18 7 25, क्या 18 3 गुना है, नहीं है, ठीक है। 5 वर्ष घटाइए तो 5 घटाते हैं तो 50 से 3 से कटता ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। 10 घटाइए तो कितना हुआ 45, अब इसमें देखिए 10 घटा के कितना है 15, अब 3 गुना है ना, तो इसका करेक्ट आंसर 100% 3 हो गया। नेक्स्ट है, स्वी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था, 1973 में हुआ था। तो जो महारत्न कंपनी है उससे रिलेटेड क्या है, आपको कब स्थापना हुआ, ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ है, ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि हर शिफ्ट में ना महारत्न कंपनी से पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है, कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए जलने लगेगा कब, मान लो जब कोई दर्पण है, ठीक है, दर्पण जैसे कि आप बचपन में करते होंगे, एक बल्ब लेते होंगे या शीशा लेते होंगे और एक कागज़ यहाँ रख देते थे नीचे में, और सूर्य की प्रकाश को वो क्या करते थे हम लोग, क्या एक जगह इकट्ठी का मतलब क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पर वो किस में होता है, अभिसारी दर्पण में होता है ना, अभिसारी में होता है, या तो अभिसारी बोलिए, अभिसारी का मतलब होता है क्या, एक जगह एक बिंदु पर एकत्रित होना, तो एक जगह किरणें एकत्रित होने से क्या गर्म होकर वो जल जाता था। तो ये क्या आएगा, किस में, अवतल दर्पण में आता है, ठीक है, अवतल दर्पण में होता है और अभिसारी दर्पण, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए अवतल दर्पण और यहाँ अभिसारी दर्पण होना चाहिए, ठीक है। अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो ये हो गया ए और सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। देखिए साइंस का क्लास अलग से हम यूट्यूब पे आपको चला रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग नहीं देखें साइंस में जाकर देखिएगा, साइंस का पूरा डिटेल डिस्कशन जो प्रीवियस ईयर पेपर है यानी ग्रुप डी में अब तक पूछा गया साइंस के सभी प्रश्नों को
का सीरीज चला रहे हैं, उसमें साइंस के सभी प्रश्नों को डिटेल में बता रहे हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहे हैं। संभावित प्रश्न जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है, जो कि ग्रुप डी में आने की पूरी संभावना रहेगी, वो सभी प्रश्न बता रहे हैं। जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, डेली वो क्लास चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, एक कथन है, 2 धारणाएं दिया हुआ है। एक कथन दिया हुआ है, स्कूल में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद से स्मार्टफोनों और लैपटॉप की मांग में वृद्धि हुई है। धारणा क्या, लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीद रहे हैं। तो ये क्या है, अगर कथन है कि स्कूल में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद से स्मार्टफोन लैपटॉप की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब ये सही है, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटरों का उपयोग नहीं किया जाता है। ये चीज़ें उसमें कथन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 को कोई मतलब नहीं, गलत है ये। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर, केवल धारणा एक निहित है। नेक्स्ट है 3 कथन दिया हुआ है ना, सभी झरने नाले हैं। इसके बारे में आपको पहले शिफ्ट में आपको अच्छे से बता दिए हैं, तो इसका आप वहाँ देख लीजिएगा और आप जानते भी होंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है ना, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट है, यदि थीटा एक न्यून कोण है और कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर बराबर में 1 माइनस कोस थीटा बटा ए है, तो ए का मान क्या होगा। तो ये देखिए थोड़ा लेंदी है, तो लेंदी इसको कैसे बनाना है, देखिए इसको पहले इसको ऐसे करिए ना, कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बटा पहले ब्रैकेट के अंदर हल करना है, ठीक है। अभी स्क्वायर वाले को छोड़ दीजिए, 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस कोट थीटा को क्या लिखेंगे, कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हल करिए तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोनों का, साइन थीटा सेम है, तो साइन थीटा हो गया। और साइन थीटा तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ साइन से साइन एक बार में, तो 1 बटा कोस थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आया, 1 माइनस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको बराबर में क्या है, बराबर में है 1 माइनस कोस थीटा, है ना, अब बटा ए है, ठीक है। तो देखिए ये जो स्क्वायर है 2, ये दोनों पर होगा, ऊपर वाले पर भी होगा, नीचे वाले पर भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए आप खाली, देखिए 1 अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। ऊपर में भी कर दीजिए स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे भी कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाला जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है। अब देखिए यहाँ पर भी एक 1 माइनस कोस थीटा है, तो 1 माइनस कोस थीटा 2 है यहाँ, तो ये वो कट जाएगा, ठीक है यहाँ से। तो यहाँ क्या बच गया, ऊपर में 1 माइनस कोस थीटा केवल बचा, ठीक है। और नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, नीचे आपका है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर थीटा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी वाला ये कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, प्लस वाला 1 प्लस कोस थीटा बचेगा, ठीक है। तो नीचे क्या बच गया, 1 प्लस कोस थीटा, और इधर नीचे बचा 1 बाय ए। तो यहाँ समझिए एक बार, बचा क्या, 1 बटा 1 प्लस कोस थीटा बचा था, और यहाँ बच गया 1 बटा ए। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए इधर कर दीजिए, यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई है, तो इसमें क्या है कि ये जिस प्रकार है, जिस पैटर्न पे, वही पैटर्न पर इसमें से ऑप्शन में से कौन सा है। तो इसमें क्या किया मालूम, बढ़ते क्रम में सबको सजा दिया है, ठीक है। जैसे कि TO जो भी है, तो इसमें सबसे जो पहले आएगा डी आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद ओ आएगा, तो बढ़ते क्रम में सजा दिया, इसको भी बढ़ते क्रम में, तो इसमें बढ़ते क्रम में ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे पैरा शूटिंग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो मनीष नरवाल को किया गया है। और अभी जैसे कि पढ़ने का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अभी जो 2000 लाटेस्ट है, जो आपके एग्जाम में 2025 वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वो याद रखना है आपको। कौन सा, कि अभी कितने लोगों को, तो शायद 4 लोगों को मिला है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि किसको किसको मिला, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न आपको याद रखना है, ठीक है। आप हमारे क्लास में आप क्या कि बने रहिए यूट्यूब चैनल पर, आपको सारे करंट अफेयर भी आपको बताते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह आपको याद कर लेना है कि किसको मिला 2024 में जो कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। x/y बराबर क्या है, 3/2 है, तो इतना का मान क्या होगा, तो x के जगह पर 3 बैठा देना है, y के जगह पर 2 बैठा देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा 13/5। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम पाढ़ाए शिक्षालय आरंभ किया है, तो ये पश्चिम बंगाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से और 50 मिनट तक 7 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, तो औसत चाल उसका क्या होगा, तो 110/3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, 6 गायकों VWXY और Z और A संगीत कार्यक्रम के एक महीने के जुलाई के अलग अलग दिनों अर्थात 12वें, 14वें, 16वें, 21वें, 25वें और 31वें दिन होने हैं। W का संगीत कार्यक्रम X से पहले के दिन किसी दिन है लेकिन 21वें दिन नहीं है। V का संगीत कार्यक्रम 14वें दिन है। केवल A का संगीत कार्यक्रम ही X के संगीत कार्यक्रम के बाद है। Y का संगीत कार्यक्रम V के संगीत कार्यक्रम से पहले है। तो किस गायक का संगीत कार्यक्रम जुलाई के 21वें दिन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया Z, है ना। तो ये देखिए, ये खुद से भी आप स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा उसका नंबर लिखिएगा। नेक्स्ट आपका जब शिफ्ट वाले में अगर उस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपको निश्चित रूप से अच्छे से आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, X और Y एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे वैकल्पिक यानी एक दिन छोड़कर दिनों में कार्य करते हैं तो X पहले दिन कार्य करता है, तो दोनों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 9.1/2 दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति और कृति का वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। 5 वर्ष बाद शांति का आयु 40 वर्ष होगी, 5 वर्ष बाद कृति की आयु कितनी होगी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनगणना की अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है, तो सरकार का संसदीय स्वरूप इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नांकित ग्राफ और तालिका 5 अलग अलग विषयों अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अंग्रेजी और हिंदी उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाते हैं। तो फिर क्या पूछा, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में उत्तीर्ण लड़कियों का क्रमशः अनुपात क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, 9, 13 और 11, ठीक है। तो ये आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा लेंदी नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, मृदा निम्नीकरण इन दिनों सामना की जाने वाली प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। मृदा के संरक्षण के लिए तकनीकों के विस्तृत श्रृंखला का उल्लेख नीचे दिया गया है, गलत विकल्प का चयन करें। तो इसमें वृक्षारोपण ये सही है, फसल चक्र, वेदिका ये अतिचारण इसका गलत है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योग क्या होगा, तो मूलों का योग क्या होता है, -b/a, ठीक है। मूलों का गुणनफल पूछेगा तो c/a, तो यहाँ पर पूछा है मूलों का योग तो -b, तो b का मान देखिए, a मानते हैं 4 को, b यहाँ ये हो गया और c होता है ये, तो -b यानी कि -7/a यानी कि बटा में 4, आंसर क्या ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, प्रत्येक 14 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो भुजा में 14 × 14 कर दो, तो 4 से एक बार क्या 2 बार कटेगा ये 7 और यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7 × 49 √3 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फेगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वो कौन सी है, तो ये कॉपर टी का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है, तो WBC है ना, WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है, तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग देखिए पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने में ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग, सोडा एसिड अग्निशामकों में होता है और कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीजन अभिकर्मक के रूप में भी होता है, ये केक बनाने हेतु नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि 2 यानी कि ये 4 ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है, प्रत्यक्ष कर नहीं है यानी कि अप्रत्यक्ष कर कौन सा है, तो ये उत्पाद कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर है, बाकी ये सब प्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WXYZAB और C में से प्रत्येक को सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में शादियों में शामिल होना है। C को
ठीक बाद शादी में शामिल होना है। वाई को बी और डब्ल्यू से पहले के किसी दिन शादी में शामिल होना है। केवल जेड को ए से पहले शादी में शामिल होना है। एक्स को शुक्रवार को शादी में शामिल होना है, तो बी को रविवार को शादी में शामिल नहीं होना है। वाई को सप्ताह के किस दिन शादी में शामिल होना है। इस टाइप के भी प्रश्न आपको बता चुके हैं, है ना। तो जो लोग पहला वीडियो नहीं देखें वो जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसमें आपको बता दिए थे मेन चीज़ें क्या रहता है, जो कन्फर्म है वो डाटा पहले लेना है। ऐसा नहीं कि स्टार्ट यहाँ से हुआ, सी को एक ठीक बाद शादी में शामिल होना है तो वहीं से शुरू कर दिए, नहीं। जो कन्फर्म है कि हाँ उसका सीट जो है कन्फर्म है, उसका दिन कन्फर्म है, तो वहाँ से शुरू करना है, फिर उससे रिलेटेड जो डाटा है उसको लेना है। इस तरह से बनाना है। आंसर क्या आ गया, गुरुवार हो जाएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2022 तक की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना वृद्धावस्था संरक्षण के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक योगदान का कितना प्रतिशत देय है, तो 50% इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की बिंदु एक्स से उत्तर की ओर 70 मीटर चलती है। उत्तर की ओर जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर नॉर्थ मान लेना है, ठीक है, इधर ईस्ट, इधर साउथ, इधर वेस्ट, इस तरह से बनाना है। क्लॉकवाइज बोलेगा तो इधर जाएगा और एंटी क्लॉक बोलेगा तो इधर घुमाना, ठीक है। तो इससे बन जाएगा आसानी से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, 100 मीटर दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस हस्ती की पहचान कीजिए जिन्हें खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये अवनी लेखरा को सम्मानित किया गया है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह से आपको क्या करना है, जो पद्मश्री अवार्ड 2024 में मिला है, या तो एग्जाम थोड़ा लेट होगा तो 2025 में जिसे मिलेगा पद्मश्री अवार्ड, वो सभी आपको करंट अफेयर में याद रखना है। पद्मश्री अवार्ड से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट है, यदि निम्नलिखित समीकरण में माइनस और गुना के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, फिर भागा है जहाँ वहाँ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, जहाँ प्लस रहेगा वहाँ भागा कर देंगे। बदल दिया जाता है तो पूछा कौन इसका मान क्या होगा, तो इसको करिएगा तो आंसर आ जाएगा 47 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ए एक साड़ी को क्या बोला 11 दिनों में, बी उसे 20 दिनों में, सी 55 दिनों में पेंट कर सकता है यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन बी द्वारा ए की सहायता की जाती है और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन सी द्वारा ए को सहायता प्रदान की जाती है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 8 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन और उसके बाद विकल्पों में से 4 निष्कर्ष दिए गए, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार के रिवर व्यू के दर्पण में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है और कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण से पीछे है ना 1.2 मीटर की दूरी पर बनेगा। यही क्वेश्चन आपको क्या साइंस वाला जो सीरीज चला रहे हैं, ठीक है, जो ग्रुप डी में अब तक पूछे गए साइंस के सभी प्रश्न, वहाँ पर ये सभी साइंस का क्वेश्चन आपको सोल्यूशन बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं। तो जो लोग नहीं देखें जरूर देख लीजिएगा। इस टाइप के जो न्यूमेरिकल नहीं बना पाते हैं वहाँ देखिएगा, आपको वीडियो में आपको अच्छे से ये सब क्वेश्चन साइंस का बताया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश के किरण 2 माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच कोण क्या होगा, तो 0 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जिसकी 5वीं संख्या से वही संबंध है जो कि दूसरी संख्या का पहले, यानी कि इसको देखते जाइएगा। क्या किया, 8 दूनी 16 -2 कर दिया, फिर 12 दूनी 24 -2 कर दिया, 21 दूनी 42 -2 करेंगे, 40 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो सफ़ेद अपक्षय बनेगा, किसमें, तो AlCl3 विलयन में अमोनिया को मिलाने पर सफ़ेद अपक्षय बनेगा। कहते हैं अमित के पुत्र का जन्म 10 जनवरी 2012 को हुआ, तो उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ। अब इस टाइप का प्रश्न क्या हर शिफ्ट में पूछा गया था, आपको एक बार इसको बता देते हैं यहाँ पर, ठीक है। हर शिफ्ट में एक प्रश्न ये आपको कैलेंडर से पूछा जा रहा है। क्या बोला कि अमित के पुत्र का जन्म 10 जनवरी 2012 को हुआ था, तो उसका जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ, तो 10 जनवरी को कौन सा दिन था 2012 में, ये निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या वर्तमान में अभी कौन सा दिन है, जैसे आज कितना तारीख है, आज हो गया 22 जनवरी, ठीक है। तो 22 जनवरी को कौन सा दिन है, 22 जनवरी 2025 कौन सा दिन है, बुधवार है, ठीक है। तो करना क्या, पहले ध्यान रखना मेन चीज़ क्या मालूम, पहले आप 12 जनवरी को क्या था वो निकाल लीजिए, नहीं 10 जनवरी को, क्या 10 जनवरी को पूछा, यानी कि 10 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था वो निकाल लेना पहले, ठीक है। तो थोड़ा आसान होगा बनाने में। 10 जनवरी क्योंकि डेट सेम हो जाएगा, अब क्या साल साल घटाते जाएंगे, तो डेट सेम कर लेना पहले। 10 जनवरी 2012 का पूछा तो हम 10 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें अंतर कितना है, 22 है
यहाँ, ठीक है। हमको 12 पीछे जाना है ना, 12 10 22, ठीक है। तो 10 और 12 22, तो 12 पीछे जाना है, तो 12 दिन में पीछे जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 7 से मल्टीपुल कभी भी करते हैं तो वो 0 सेम डे आ जाता है, ठीक है। जैसे कि बुधवार है तो 7 अगर पीछे करेंगे सेम बुधवार ही आएगा, ठीक है। या तो 7 आगे करेंगे तो बुधवार आएगा, ठीक है। तो 7 का, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है तो यहाँ से थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। तो इसमें 7 अगर माइनस करेंगे सेम बुधवार आ जाएगा, तो बचेगा कितना, 5, ठीक है। तो अब 5 क्या करना है, पीछे करना है, क्योंकि ये 10 तारीख पीछे है, 10 जनवरी, हम लोग अभी 22 जनवरी में हैं। तो कितना, 5 पीछे करना है। तो देखिए इसमें बुधवार में 5 पीछे करना है ना, तो 5 पीछे कीजिए, या तो 5 2 7 होता है, या तो 2 आगे कर दीजिए, सेम डे आएगा, ठीक है। क्योंकि 7 का ये मेन चीज़ ध्यान रखना है, 7 का यहाँ पर खेल बहुत अच्छा होता है और ये आसान बनाता है आपको। तो 7 यानी कि 5 पीछे करना है, यानी कि 2 आगे कर सकते हैं। तो बुध के 2 आगे करेंगे क्या होगा, बृहस्पति शुक्र, यानी कि शुक्रवार होगा। यानी कि क्या निकल गया, 10 जनवरी 2025 को शुक्रवार हो गया, ठीक है। एक चीज़ निकल गया क्या, कि 10 जनवरी 2012 का पूछा, तो 10 जनवरी 2025 का हमारा क्या, कौन सा दिन है, शुक्रवार है, ठीक है। अब देखिए 2025 है ना, अब इसको आना क्या, 2012 तक आना है, ठीक है। तो इस तरह से आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, 24 23, इस तरह से 22 21, इस तरह से 12 तक आना है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 25 है ना, तो कितना 13, 2012 तक है, तो 12 13 25 होता है, यानी कि 13 साल पीछे आना हमको, ठीक है। 13 साल पीछे आना है। अब इसमें भी क्या है, तो लोचा थोड़ा सा रहता है क्या, जो देखिए साल में क्या होता है, एक दिन चेंज होता है, ठीक है। साल अगर परिवर्तन करते हैं तो एक दिन चेंज होता है जनरली, ठीक है। लेकिन लीप ईयर वर्ष में क्या होता है, 2 दिन बदल जाता है। लीप ईयर वर्ष जो रहेगा 2 दिन बदल जाएगा। इसमें लीप ईयर वर्ष कौन रहेगा, तो जब 24 से 12 तक आइएगा तो लीप ईयर वर्ष में जो 4 से विभाजित हो जाए, जैसे 24 20 16 12, ये 4 जो है लीप ईयर वर्ष के, इसको फरवरी में जो है ना, जो 28 की जगह 29 दिन आ जाता है, 29 तारीख हो जाता है, तो ये लीप ईयर वर्ष कहलाता है, ठीक है। तो इसमें 12 देखिए फरवरी से भी पीछे आ रहा है, जनवरी में जाना है, तो यानी कि 12 वाला भी फरवरी इसमें काउंट होगा। तो इसमें 4 दिन ये जोड़ना है, ठीक है। तो 13 और 4 कितना हो गया, 17, ठीक है। तो 17 दिन क्या करना है, पीछे आना है टोटल। तो 25 में 17 दिन पीछे आना है, तो 17 दिन में 7 का जो है, 7 का मल्टीपल उसको पहले घटा दीजिए, आसान हो जाएगा। तो 7 और 7 दूनी 14, तो 14 यहाँ से हट जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 पीछे कर दीजिए। शुक्रवार से 3 पीछे करेंगे क्या होगा, शुक्रवार से 1 पीछे किए तो बृहस्पतिवार, फिर 1 पीछे करेंगे तो बुधवार, फिर 1 पीछे करेंगे तो क्या होगा, मंगलवार, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, मंगलवार हो गया। यानी कि 10 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था, तो मंगलवार था, ठीक है। तो इस तरह से आपको बना लेना है। तो आसान क्या तरीका है, सिंपल चीज़ें इसमें क्या बताएं कि पहले डेट सेम कर लेना है। 10 जनवरी 2012 का पूछा, तो अभी वर्तमान में उसी तारीख में कौन सा दिन है, ठीक है। 10 जनवरी को 2025 में कौन सा दिन है, वो डेट सेम कर लिए, बस साल ऐसे घटा देंगे। तो इस तरह से आपको 25 से 12 तक आना था, तो 25 में 12 घटाएंगे कितना, 13 आएगा, है ना, 13 आएगा। यानी कि 13 साल 13 दिन पीछे करना है। अब प्लस में लीप ईयर 4 आया, तो 13 4 17 पीछे करेंगे, यानी 7 दूनी 14, घट गया, यानी कि 3 पीछे कर दिए, आंसर आ गया मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, डैश की प्रक्रिया में रक्षक कोशिकाएं शामिल होती है, तो बाष्पोत्सर्जन में रक्षक कोशिकाएं शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला कि इसका जिस टाइप रहेगा उसमें ऑप्शन में कौन सा है, तो इसमें क्या किया, देखिए 6 चौक 24 अब +1 कर दिया, 9 तिया 27 +1, ठीक है। उसी तरह 3 सत्ती 21 अब +1 कर दिया, 22 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है तो ए बी का अनुपात ये दिया हुआ है, बी सी का अनुपात दिया हुआ है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट है भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपने कार्यकाल का विस्तार करने में किस वर्ष मिला है, तो विस्तार इसको मिला था 2020 में, ठीक है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होता है, आपको महान्यायवादी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो CAG होता है और भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये सबसे क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये सबको क्या नज़र बनाए रखना है ये सब पर, ठीक है। जैसे कि अभी वर्तमान में अब कौन है महान्यायवादी, भारत का वर्तमान महान्यायवादी अभी कौन है, तो R वेंकट रमनी है, 16वां है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। अभी नए जो चेंज हुए हैं 2025 में वर्तमान में कौन कौन है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखना है। जैसे RBI का गवर्नर कौन अभी नया बना है, संजय मल्होत्रा बना है, ठीक है। RBI का गवर्नर संजय मल्होत्रा, और संजय मल्होत्रा जब भी आपको, जब तक आपका अभी क्या है एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको मालूम 3 चीज़ें याद रखना है, क्योंकि एक ही जैसा नाम है,
इस पर नज़र बनाए रखना है। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा, वर्तमान अभी सीएजी है जो यानी कि भारत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है संजय मूर्ति, देखिए नाम सेम है, सेम जैसा है ना। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा और सीएजी है संजय मूर्ति। अब भारत का मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना जो कि 51वां मुख्य न्यायाधीश बने हैं, संजीव खन्ना, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में आरबीआई ने किस बैंक को नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है ना, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ठीक है। आरबीआई का गवर्नर अभी कौन है? तो आरबीआई का गवर्नर है संजय मल्होत्रा है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहन सिंह भगना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों द्वारा स्थापित देश के पहले अध्यक्ष थे। तो गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भगना थे। गदर पार्टी के अध्यक्ष में सोहन सिंह भगना और लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट है, 3 कथन दिया हुआ है, वही कुछ गुलनार पिटूनिया था। तो इस टाइप के प्रश्न आप जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 3, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना भारतीय संविधान के डेस्क के अनुसार किया गया था। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था। पंचायती राज नगर पालिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई 2-3 शिफ्ट में ये आपको 2022 में ये पूछा गया था ये इस प्रश्न, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है आपको? देखिए, पंचायती राज और नगर पालिका ये दोनों जब भी हमेशा रिवीजन साथ में करना है। पंचायती राज पूछा यहाँ तो ये 73वां संविधान संशोधन हो गया। नगर पालिका पूछता तो 74वां संविधान संशोधन हो जाता। पंचायती राज किस अनुसूची के तहत इसको संवैधानिक दर्जा मिला अगर पूछा है तो 11वीं अनुसूची में। नगर पालिका किस अनुसूची में? तो 12वीं अनुसूची में। पंचायती राज किस भाग में? तो भाग 9 में। नगर पालिका किस भाग में? भाग 9 के ए में है, ठीक है। पंचायत में कितने विषय हैं? तो पंचायत राज व्यवस्था में इसमें 29 विषय है। नगर पालिका में कितना है? तो 18 विषय है 12वीं अनुसूची में, ठीक है। यानी कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय है, 12वीं अनुसूची में कितने विषय है? 18 विषय, ठीक। ये सारे इंपॉर्टेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सब याद रखना चाहिए हमेशा आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव है? तो इससे भी देखिए, चुंबकीय क्षेत्र से आपको मालूम रेलवे टेक्नीशियन का जो एग्जाम दिसंबर 2024 में हुआ, इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय रेखाओं से क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग पूछा गया। परिनालिका क्षेत्र, ये सबसे क्वेश्चन आया, ठीक है। आपको जो साइंस का डिस्कशन है उसमें आपको पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए 2022 में जो ग्रुप डी हुआ वहाँ भी पूछा गया, 2-3 शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो सकती है, ये सही है। फिर चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती है, ये भी सही बात है। और चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है, ये गलत है। यानी ए और बी इसका करेक्ट आंसर, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिषद शब्द में उप शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ये निकटता होता है। उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप है ना बैठ के ज्ञान अर्जित करना, ठीक है। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। वेदों की संख्या 4 है। वेदांग कितना है? 6। पुराणों की संख्या कितना? 18 है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व कितना है? वो भी 18 है। नेक्स्ट है कि ये प्लस का अर्थ क्या है? माइनस है। इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, ठीक है। उसको पूरा नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट यहाँ लिखिए 25 गुना के अर्थ, गुना के जगह पर डायरेक्ट लिखिए, देखिए कहाँ आप कहाँ है। गुना का अर्थ क्या है? प्लस है, अब यहाँ प्लस डाल दीजिए। इस तरह से बनाइए, आंसर क्या हो गया? 18 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेंडर वर्ष के उस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 28 फरवरी को। 28 फरवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह आगे और 2 घंटे की यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल इतना है तो बाद के 2 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो 70 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य से 10% के बराबर राशि खर्च की। उसने स्कूटर को 2200 रुपये के लाभ पर बेचा। यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो उसे मरम्मत पर कितना खर्च किया? तो उसमें 1000 रुपये ये मरम्मत पर खर्च किया। नेक्स्ट है, अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। क्या बोला? अरुणा की एक छोटी बहन है और उसका आयु क्या है? छोटी बहन का 8 वर्ष कम है, यानी कि अरुणा का 8 वर्ष ज़्यादा है। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है तो अरुणा की आयु क्या होगा? 8 वर्ष ज़्यादा होगा, 18 8 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह के 16 के निम्न तत्व में सर्वाधिक आध्यात्मिक गुण होते हैं। तो किसका? ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PQRST एक सीधी पंक्ति में उत्तर की दिशा की ओर बैठा है। वो जब भी उत्तर बोलेगा तो ऐसे ही बैठा देना, ठीक है, उत्तर की दिशा की ओर मुँह करके बैठा है। S, P और R के ठीक बगल में बैठा है। अब ठीक बगल में ये सब को नहीं लेना है, लेना कौन सा है? जो
निश्चित एकागो बताए, जो ज़्यादा कन्फर्म हो वही लेना है सेंटेंस, ठीक है। फिर आगे उससे रिलेटेड लेना है। आर और एस और क्यू के दोनों के ठीक बगल में, क्यू आर और टी दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो इनमें से क्यू के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो आर और टी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने 75,000 रुपये की धनराशि को 7.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की 6 वर्ष के लिए निवेश किया, तो 6 वर्ष के बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन क्या होगा। तो ये सब भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कैसे बनाना है देखिए। 75,000 है, साधारण ब्याज पूछा, पहले साधारण ब्याज निकाल लीजिए, मिश्रधन पूछा तो इसमें 75,000 में जोड़ देंगे, तो साधारण ब्याज क्या होगा, देखिए 7 दूनी 14 और एक 15/2% है ना, 15/2, तो 15/2 लिखिए, 15/2 लिखेंगे तो ये 6 को इंटू में 6 होगा, तो 6 काट देगा, 3 से कट जाएगा, 2 से, निचला 2 है, ये 6 को काटेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यानी कि 45%। अब गुना 75,000 करेंगे तो यानी 75,000 का 45% निकाल देना है, तो परसेंट से पहले 2 शून्य चला जाएगा, ठीक है। अब करिए क्या, 75 दिया कितना होता है 225, ठीक है, और गुना 15 करिए, कितना हो गया 0, 15 × 25 75, बाकी 7, 15 दूनी 30 और 7 37, बाकी 3 और 15 दूनी 30, 3 कितना हुआ 33, तो 33,750 आया आपको ब्याज, 75,000 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 1,08,750 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी सी, यानी कि ये कोण बी है, ए बी सी मतलब यहाँ बीच में बी है, कौन है ये बी, ये बराबर है, ठीक है, ये कोण दोनों बराबर है, बी सी और बी डी ये दोनों बराबर है, तो त्रिभुज सी ए बी, यानी कि सी ए बी यहाँ बोला, और समरूप होगा त्रिभुज किसके, तो सी ए बी यहाँ है, तो इसी तरह ए बी वाला नहीं, बीच में ए वाला है, यहाँ बीच में आया, तो बीच में ए वाला देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में आम्र वर्षा की घटना किस ऋतु में संबंधित है, तो ये ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृक्क में यानी किडनी में विक्राणु यानी किडनी का इकाई होता है नेफ्रॉन, ठीक है, के नलिका नुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्यंद से इनमें से किस पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में किन 2 तत्वों के गुण समान पाए जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये आपको ग्रुप डी में पूछा गया था, रेलवे एनटीपीसी में भी यहाँ से 2 क्वेश्चन आया था न्यूलैंड के अष्टक नियम से, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें किन 2 गुण समान होगा 2 तत्वों का, तो लिथियम और सोडियम का इसमें समान होगा। क्या होता है अष्टक नियम में, क्या बोला कि प्रत्येक जो तत्व है वो 8वें तत्व के गुण के समान होगा, ठीक है। तो लिथियम जो है 8वें गुण, इसके बाद आइएगा तो 8वें में आएगा कौन, सोडियम। इसमें बीच में क्या है, नोबेल जो गैस आएगा नियोन, उसको नहीं लेना, ठीक है। नियोन इसमें क्या है, मतलब क्या है कि अक्रिय गैस को इसमें शामिल नहीं किया गया है। बाकी हर तत्व जो है 8वें तत्व के गुण के समान होगा, उसमें नोबेल गैस को छांट देना, ठीक है। तो ये पहला आंसर इसका क्या हो गया, ध्यान क्या रखना है कि हर तत्व जो है 8वें तत्व के गुण के समान होगा। एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि अष्टक नियम किसने दिया, तो न्यूलैंड ने दिया था। एक क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि अगर कोई तत्व जो तीसरा तत्व है, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार तीसरा तत्व है, तो किस तत्व के समान होगा, तो ये 8वें तत्व के समान होगा, यानी कि 10वां, है ना। देखिए 8वें तत्व के समान होता है, यानी प्लस में कितना है 7, बीच में 8 आ गया, तो उसी तरह 7 इसमें प्लस करेंगे, यानी कि 10वें तत्व के समान होगा, ठीक। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ 2 अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना, क्या कि न्यूलैंड का जो अष्टक नियम के अनुसार पहला ज्ञात तत्व क्या था, तो हाइड्रोजन, और अंतिम ज्ञात तत्व क्या था, तो वो था थोरियम, ठीक है, ये पूछा जाएगा। फिर पूछा जाता है क्या न्यूलैंड के अष्टक नियम किस तत्व तक लागू किया गया था, किस लागू हुआ था, तो ये कैल्शियम तक लागू हुआ था, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेकरिंग से सवाल है, इसमें क्या होता है, जिस पर बार है उसके बदले में बटन में 9 लिखते हैं, जिस पर नहीं है, जैसे 1 पर यहाँ नहीं है तो उसके बदले में नीचे क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, और यहाँ दशमलव के बाद जैसे 1 और 6 है, ठीक है, तो 6 पर बार है तो 1 पर नहीं है, तो उसमें ऊपर जो लिखेंगे ना, तो 16 में से 1 माइनस कर देंगे, ये जो जिस पर बार नहीं है वो घटाते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अगर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 16 में से 1 ये घटेगा, 15 बटा में 6 पर बार है तो यानी कि 9, जिस पर नहीं है 1 शून्य हो गया, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। 15 को फिर क्या लिखेंगे 14 बटा 90, फिर यहाँ लिखेंगे 12, 1 घटा देंगे 12 बटे 90। अब इसको एलसीएम लीजिएगा, नीचे क्या होगा 90, और इसको क्या अब सब नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम हो जाएगा, तो ये जुड़ेगा और ये घटेगा, तो ये घटेगा तो पहले यहाँ भी घटा दीजिए, कहीं भी घटाना है। 14 में से 12 के 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 15,
2 और 15 क्या होगा 17, 17/90 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न आपको बता चुके हैं। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 हो गया, केवल निष्कर्ष 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 पर पावर x है और 4 के पावर 12 है, 8 के पावर 3 है, 16 के पावर 11 है, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या है, बेस को समान करना है, तभी आंसर क्या आसानी से बनेगा। तो बेस इसमें समान करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, इसको बात करते हैं, पहले 2x लिख दीजिए, ठीक है, और पहले इसको सोल्व करते हैं 4 वाला पे, ठीक है। 4 को क्या 16 लिख सकते हैं, तो 4 के पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 के पावर 2 और गुना 6 लिख सकते हैं ना, है ना। ए के पावर m गुण एक उसके पावर n, तो m गुना n हो जाता है, यानी कि 12 को 4 के पावर 12 को लिख सकते हैं 4 के पावर 2 और यहाँ 6, ठीक है। तो 4 चौक क्या हो गया, ये 16, ठीक है, यानी कि ये 16 के पावर हो गया क्या 6। अब 16 के पावर यहाँ क्या 11, तो ये 16 के पावर 6 जो है इधर घटा देंगे, तो उधर क्या आ जाएगा, इधर तो रहेगा बचेगा 2 के पावर x गुना 8 के पावर 3, बाकी इसका तो हिसाब किताब इधर कर दिए, 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 16 के पावर 5, है ना। 16 5 11, 11 5 16 होता है, ठीक है। तो यहाँ बच गया आपको 5। अब क्या करना है देखिए, अब करना है क्या मालूम, अब इसको सबको 2 के रूप में लाइए, क्योंकि 2 के पावर x है, ठीक है, इसको अब बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो 2 के पावर इधर भी लाइए, इधर भी 2 के पावर में ला दीजिए। तो 2 के पावर इसको 8 को क्या लिख सकते हैं यहाँ कि 2 के पावर 3 अंदर लिख सकते हैं 8 को, ठीक है। अब पावर में 3 है, तो 3 3 कितना हो गया 9, है ना, ये वाला, यानी कि 2 के पावर x है और 2 के पावर यहाँ 9 है, और दोनों गुना में है, यानी कि 2 के पावर क्या हो जाएगा x + 9, ठीक है। यानी कि लेफ्ट साइड में क्या आ गया, टोटल 2 के पावर x + 9 आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर इसको 2 के पावर में लाएंगे क्या होगा, तो 16 को क्या लिखते हैं 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, पावर में 5 है तो 4 5 20, ठीक है। तो दाहिने साइड में क्या आ गया 2 के पावर 20 आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में एक बार फिर समझिए, देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में क्या आ गया 2 के पावर x + कितना आया था 9, और राइट साइड में आ गया 2 के पावर कितना आ गया था 20, ठीक है। आप देखिए बेस समान है तो इसका पावर भी समान हो जाएगा, तो x + 9 अब पावर में क्या है 20, ठीक है, बराबर में क्या है 20, तो ये 9 इधर चला जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया 11, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 18.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर बीमाओं वाले एक घनाभ को सभी तरह से पेंट किया गया है। तो पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या था 2 × LB + BH + LH, ठीक है। आपको दिया हुआ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया हुआ है, इसमें बैठा दीजिए, आंसर क्या आ गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है उस अक्षरांकित समूह का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसमें क्या हुआ देखिए, अगर लेटर की बात करते हैं A + 3 है ना, हुआ 4 Z और 4 3 7 7 3 10 10 यानी कि जे कहाँ पर है ऑप्शन नंबर एकमात्र 2 में है, ठीक है, जे यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर 100 मीटर चलती है, दक्षिण चलेगा तो इधर, ठीक है, इस तरह से बनाना है आपको। फिर वो दाएं मुड़ती है, दाएं यानी कि इधर 120 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है 100 मीटर चलती है, अंत में पुनः दाएं मुड़ती है 180 मीटर चलती है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है 60 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो पहला क्या है, श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये सही है। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है, ये गलत है ना। तो ये पूछा गलत कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 गलत है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरोबिक अम्ल का निर्माण होता है, ये सही है, ठीक है। अलग से भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि श्वसन के प्रथम चरण में जो होता है पायरोबिक अम्ल का निर्माण होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, तो ये बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में प्रीसियस को इतना लिखा जाता है, क्लियर को इतना लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में ड्राइंग को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए कि 2 और 4 से दोनों से विभाजित 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या कितनी है। तो देखिए 2 अंकों वाली संख्या क्या है, सबसे जो मिनिमम होगा वो 10 है,
तो मैक्सिमम जो होगा 99 है। 2 और 4 दोनों से विभाजित है, 2 और 4 का एलसीएम लीजिएगा कितना होता है 4 होगा। अब 4 से इसमें भागा देना है, इसमें भागा देना है, तो 4 से भागा दीजिए, पूर्णांक में कितना कटेगा 4 दूनी 8, 2 बार में है ना, पूर्णांक में 2, और यहाँ इसको काटेंगे 24 चौक 96, पूर्णांक में कितना 24 से, ठीक है। अब ये दोनों का अंतर जो होगा वो आंसर हो जाएगा, तो 24 में 2 गया तो 22 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दिए गए अक्षर प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। इस ऐसे कितने प्रतीक हैं, प्रतीक किसको बोलेंगे, जैसे कि ये हो गया @ स्टार, ये वाला प्रतीक हो गया, और लेटर किसको बोलेंगे ABCD, और संख्या बोलेंगे 1 2 3। तो ऐसे कितने प्रतीक है जिनके ठीक बाद एक व्यंजन है ना, कॉन्सोनेंट है, और ठीक पहले एक वोवेल है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। नेक्स्ट है, यदि x बराबर 2 होने पर ये समानुपात में है तो y का मान क्या होगा। अभी जो रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ है दिसंबर 2024 में, समानुपात से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, हर शिफ्ट में, एक भी शिफ्ट ऐसा नहीं बचा था, ठीक है, डेली क्वेश्चन पूछा जाता था। तो उसमें मध्य समानुपात, तृतीय समानुपात, चतुर्थ समानुपात, तो ये सभी आपको एनालिसिस में आपको बताए भी थे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, समानुपात, मध्य समानुपात, ये सब आपको बताएंगे भी, है ना। देखिए इसमें क्या, इसको कैसे बनाना है, तो x का मान इसमें सब में रखना है, ठीक है। एक है क्या, x का मान 2 होने पर क्या होता है 5 + x, फिर है 2x + 7, फिर है 6x + 9, और y समानुपात में तो y का मान पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या होगा, x का मान इसमें बैठाइए सभी में, तो ये पहला क्या होगा 5 + 2, 5 + x है ना, 5 + 2 7 हो जाएगा, फिर 2x + 7 है, यानी x का मान बैठाएंगे 2 दूनी 4 और 7 11, फिर तीसरा क्या होगा 6 दूनी 12 9 21, और चौथा में y है, तो y का मान पूछा। चतुर्थ समानुपात बराबर क्या होता है, तो ये इतना बटे इतना बराबर में इतना बटे इतना, यानी कि 7/11 बराबर में 21/y, ठीक है। y का मान निकालना है तो इसको काट दीजिए, 7 × 21, y इधर चला जाएगा, 11 इधर गुना हो जाएगा 3 से, तो y बराबर कितना हो गया 11 × 3 = 33, इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो दक्षिण की ओर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मित्रों रामनिवास, रमेश, राम सिंह और रमन ने एक ही कैलेंडर वर्ष के लगातार महीनों में PhD की डिग्री प्राप्त की है। रामनिवास ने राम सिंह से ठीक 1 महीने पहले डिग्री प्राप्त की है, और रमन ने रमेश से ठीक 1 महीने बाद डिग्री प्राप्त किया। रामनिवास ने सितंबर में अपनी डिग्री प्राप्त की है, रमन ने रामनिवास से पहले डिग्री प्राप्त नहीं की है, तो रमेश ने अपनी डिग्री किस महीने में प्राप्त की है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली के गति के कारण उनमें से प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इसमें से किस नियम का प्रयोग किया जाता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। देखिए ये सब क्वेश्चन क्या काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कभी भी क्वेश्चन लीजिए पूछा जाता है। अभी देखिए ग्रुप डी में ये पूछा गया, टेक्नीशियन में कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे इससे पूछा गया था, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उसको जब डिटेल में मतलब एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ अगर पढ़ते हैं आप निश्चित रूप से एक्सेलेंट कर जाते हैं, कोई भी एग्जाम दीजिए आप। नेक्स्ट है, गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से संबंधित है गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न आरेख का अध्ययन करें, और इसमें क्या हुआ इस टाइप के क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, आपको दिया हुआ रहता है। जैसे ए जो है, ये जो सर्किल यहाँ दिया हुआ है, कहाँ है ए, इसमें यहाँ छोटा सा यहाँ ए है, ये सर्किल शिक्षाविद है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। इसे आप खुद से भी आप बना सकते हैं, ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है, तो ये तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, एक दुकानदार किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि होती है तो उसे 6% का लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था, देखिए इसको कैसे बनाना है, किसी पुस्तक को 14% की हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये की वृद्धि पर बेचेगा तो उसे 6% का लाभ होगा। देखिए लाभ में अंतर कितना हो रहा है ये देखिए, और विक्रय मूल्य में अंतर क्या हो रहा है। देखिए लाभ में क्या अंतर हो रहा है, पहले क्या है 14% की हानि होता था, और अब क्या है इसमें अंतर जो 100 रुपये की जैसी वृद्धि हुआ तो ये क्या हुआ 6% का लाभ हो गया। तो दोनों में अंतर क्या, परसेंटेज में अंतर है, 14 ये हानि में है तो ये हानि है और ये लाभ है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है।
यानी कि 14 और 6 कितना हो जाएगा 20% का। परसेंटेज में अंतर है 20% और रुपया में अंतर क्या है 100 रुपये का वृद्धि हुआ था। मात्र 100 रुपये वृद्धि होने पर ये परसेंटेज में कितना अंतर आ जाता है, 14% हानि था वो 6% लाभ में बदल जाता है। तो अंतर कितना 20% का हो गया और रुपया में अंतर है 100 रुपये का। ठीक है, तो 100% इसका निकाल दीजिए आंसर। तो 100% निकालने में 20 में कितना गुना करेंगे 5 से, तो इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए, 500 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा। तो देखिए इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे कि ये ए जी के साथ रहेगा, जो जैसे यहाँ इसको समझ लीजिए सिंपल, जैसे ए जी के साथ बी आर है तो ये ए जी जो है ना ये बना लेता है किसके NO3 के साथ, और जो पोटेशियम जो है ये बी आर के साथ बना लेता है, यानी कि एक दूसरे का जो है वो एक्सचेंज कर लेता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। जैसे कि ए जी था NO3, तो NO3 जो है ये किसके साथ पोटेशियम के साथ चला गया, और फिर इसका जो ब्रोमियम है ये है बी आर है, ये किसके साथ आ गया, ये ए जी के साथ आ गया। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि द्विघात समीकरण 5x² + bx + 4 + बराबर में 0 के मूलों का योग 9 है, तो b का मान क्या होगा, मूलों का योग क्या बताए थे -b/a। अब इतना बराबर कितना दिया हुआ है 9, तो पूछा b का मान, तो a की जगह पर कितना हमें दिया हुआ है 5, तो यहाँ 5 बैठाइए तो b का मान निकल जाएगा, 5 या 9 से गुना कर देंगे 45, तो b का मान क्या b -b बराबर ये है, तो b बराबर क्या हो जाएगा -45, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न धातुओं की अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए अभिक्रियाशीलता, सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, तत्व कौन सा है, इससे आपको टेक्नीशियन वाला जो एनालिसिस है, जो लोग एग्जाम दिए हैं वो लोग को मालूम है कि हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता था। जब एनालिसिस करवाए थे आपको पूरा चार्ट बता दिए थे, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, सबसे कम कौन सा है, और उससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। हर जो एनालिसिस देख रहे थे वो सभी को लाभ हुआ था। ठीक है, तो एक बार आप याद कर लेते हैं, इससे कई क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा एग्जाम में आता है, तो आपको याद कर लेना है। आपको साइंस वाला डिस्कशन में आपको बढ़िया से आपको चार्ट भी दिखाएंगे और यहाँ भी आपको थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील होता है वो पोटेशियम होता है। ठीक है, सबसे अधिक पोटेशियम होता है, फिर नीचे उसका आएगा सोडियम, ठीक है, फिर है कैल्शियम, फिर उससे कम है, देखिए सबसे अधिक से सबसे कम बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे अधिक हो गया पोटेशियम, सबसे उसके बाद हो गया सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये चार्ट है, पूरा याद कर लेना है, यहाँ से कई क्वेश्चन पूछा जाता है और आप आसानी से बना लीजिएगा जब इसको याद रखिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर नहीं बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, तो पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, या तो 4 ऑप्शन में दे दिया, इसमें से बोला सबसे कम किसका है, तो ये मैग्नीशियम हो जाएगा। अगर पोटेशियम ऑप्शन में नहीं है तो बोला सबसे अधिक किसका है, तो सोडियम हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आप बताएं, आपको पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर आप लीजिए एल्युमिनियम, फिर उससे नीचे आएगा जिंक, उससे नीचे फिर आएगा क्या, जिंक के बाद आ जाएगा लोहा, उससे नीचे सीसा, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर है पारा, फिर है चांदी, चांदी से नीचे आएगा आपको सोना, और सबसे लास्ट में आएगा प्लेटिनम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान दिए कि सबसे अधिक में कौन है, ऊपर पोटेशियम, सबसे नीचे में क्या है प्लेटिनम है, फिर है सोना है, फिर चांदी है। लेकिन इसमें क्या देखिए, सबसे नीचे में अगर ध्यान दें तो सोना और प्लेटिनम नहीं दिया हुआ है, दिया क्या है, क्या दिया हुआ है, चांदी दिया हुआ है। तो यानी सबसे लास्ट में आएगा चांदी, यानी AG, और सबसे ऊपर आएगा K, तो सबसे ऊपर K सब में है, सबसे नीचे चांदी कहाँ है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, ये दोनों में है। अब इसमें अब फिर ये दोनों में से आंसर निकालना पड़ेगा। तो पोटेशियम हो गया, सोडियम, जिंक, और उसके बाद यहाँ पर दिया क्या, तांबा, जबकि तांबा जो है ये सही है। ठीक है, तांबा के बाद नीचे है पारा। ठीक है, जैसे यहाँ भी देख सकते हैं तांबा यहाँ है, उसके नीचे है ये Hg। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया, Hg को आगे कर दिया था, तो ये 4 ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका 17 अगस्त 2022 में जो थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, पेपर था, उसका पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक अलग नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, यानी कि अब आपको 17 तारीख को शिफ्ट 1, 2 और 3 करवा चुके हैं, और 18 अगस्त का शिफ्ट 1 आपको करवा चुके हैं। ठीक है, 18 तारीख का सेकेंड शिफ्ट के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।